हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे मेरे परम मित्रों। और आज की जो क्लास आप लोगों की, ये यूरोपियन यूनियन पेपर फर्स्ट में भी आती है और पेपर सेकंड में भी आती है। पेपर फर्स्ट जो आपका है उसमें पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और पेपर सेकंड में जो आपकी यूनिट चौथी है ज्योग्राफी वाले बच्चों की, जिसमें आपका एनवायरनमेंट है, उसमें इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है यूरोपियन संघ है मेरे परम मित्रों। शानदार टॉपिक है, जानदार टॉपिक है। क्लास में बने रहना, क्लास को शेयर भी करते रहना और लाइक भी करते रहना मेरे परम मित्रों। आपका स्वागत इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी पर। और मेरा कोई भी परम मित्र यदि आज +4 ज्वाइन करता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, तो शानदार ऑफर है। 20% डिस्काउंट कोड से 10% डिस्काउंट कॉइन से मिल रहा है। आपको रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करना है मेरे परम मित्रों। और यदि अनअकैडमी पर मुझे राजेंद्र शर्मा के नाम से फॉलो नहीं किया है, तो यहाँ पे मुझे राजेंद्र शर्मा के नाम से फॉलो करें, जिससे मेरी आने वाली सभी क्लासें आपको देखने को मिले। आप किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, पीसीएस की करें, नेट की करें, आरपीएससी की करें, रीट की करें, सीए, नीट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, किसी भी कैटेगरी में आपका कोई भी जानकार अगर कोर्स अनअकैडमी पे परचेज करे, तो आप सजेस्ट करें कि रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करें। अनअकैडमी ऑनलाइन पेड कोर्स में ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अनलिमिटेड टेस्ट है, स्टडी फ्रॉम होम है, कंप्लीट लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है, पोल सिस्टम है, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, लाइव चैट कर सकते हैं, फीस बिल्कुल कम है, सामने की चेयर पर बैठकर पढ़ सकते हैं, अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, डाउट सोल्व कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसी फीलिंग आती है। टाइमली कोर्स पूरा होता है, नोटिफिकेशन मिलता है। तो मेरे मित्रों, इस रेफरल कोड को आपको याद रखना है। यदि आपको अनअकैडमी पे अपनी तैयारी के बारे में जानना है, कोई सब्सक्रिप्शन के बारे में डाउट है, कोई ऑफर के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं मेरे परम मित्रों। और पेपर 1 के साथ में आपको पेपर 2 भी कंप्लीट मिलेगा मेरे लाडलों। तो आप जुड़ सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए। ये टेलीग्राम की लिंक है मेरी, राजेंद्र शर्मा यूजीसी नेट जीआरएफ के नाम से। तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो करें। और यहाँ पे पेड कोर्स में 2 मॉडल हैं, एक आइकॉनिक है, एक प्लस है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलता है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन है, स्टडी प्लानर है। जबकि प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स शेड्यूल, अनलिमिटेड एसएस है। बेनिफिट सबसे ज्यादा आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाएगा, कोर्स शेड्यूल मिल जाएगा, पर्सनल कोच मिल जाएगा, स्टडी प्लानर है, वीकली रिव्यू है, बूस्टर सेशन है, डाउट सोल्व सेशन है। प्लस में जबकि आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, लिमिटेड बेनिफिट्स हैं, जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, कोर्स शेड्यूल है। कोर्स परचेज करने के लिए मोबाइल में अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके और मैनेज योर गोल में आपको डालना है नेट एग्जाम। नेट एग्जाम में आपको ये मिलेगा, नेट यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम। इस पे क्लिक करना, आइकॉनिक पे क्लिक करना, मंथ सेलेक्ट कर लेना, ये रेफर कोड डाल देना। और केवल आज के लिए ऑफर है 30% का ऑफ। कल से ये नहीं मिलेगा। 20% आपको मिलेगा कोइन से, और 10% आपको, 20% तो आपको मिलेगा कोड से, और 10% आपको मिलेगा कोइन से। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको प्लस लेना है तो प्लस पे क्लिक करें, मंथ आप सेलेक्ट करें, रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करें। यहां भी आपको 30% क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। ठीक है, 20% आपको ऑफ मिलेगा कोड से, और 10% ऑफ मिलेगा आपको कोइन से। ये आपको ध्यान रखना, टोटल डिस्काउंट आपको मिलेगा 30%। स्पेशल क्लास जो होती है अनअकैडमी पर यूट्यूब की तरह होती है। यहाँ पे आपको एक तो प्लस क्लास में होती है, और एक आपको फ्री स्पेशल क्लास होती है। जो स्पेशल क्लास है, यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलती है, पोल का सिस्टम है, राइज हैंड का ऑप्शन है, क्लास मिस नहीं होती है, कहीं भी बैठ कर पढ़ सकते हो। ये लिंक आपको दी हुई होती है। मेरी स्पेशल क्लास सुबह 8 AM होती है और 12:15 PM होती है। आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और अनअकैडमी पे आज का ऑफर है ये 25 से 28, जिसमें 25, 26, 27
ये जा चुकी हैं। ओनली आपके पास में एक दिन बचा हुआ है 28 तारीख। तो ऑफर देखो कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 20% ऑफ। कोई भी अनअकैडमी पे +4 ज्वाइन करते हैं तो 20% ऑफ। आपको ये कोड अप्लाई करना है राजेंद्र 10, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा सीधा सीधा। और यहाँ पे पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग में कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ा दिया, हायर एजुकेशन में पढ़ा दिया मैंने, रिसर्च एप्टीट्यूड अपन शुरू करेंगे, तो आप मेरे साथ में जुड़ के पढ़ सकते हैं। इनके टेस्ट भी चलते हैं मेरे दोस्तों। अब अपन चर्चा करने वाले हैं, आज शानदार टॉपिक है और टॉपिक का नाम है EU। EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन या संघ, यूरोपियन यूनियन या संघ। अपन आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूरोपियन संघ की बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन क्या है इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे परम मित्रों अपन बात करें यूरोपियन संघ यानी कि यूनियन। इसमें वर्तमान में कुल देश, इसमें वर्तमान में कुल देश अगर आपसे पूछे तो कितने हैं, 28 हैं। वर्तमान में इसमें कुल देश कितने हैं, 28 हैं। आपको ध्यान रखना है मेरे परम मित्रों। दूसरी बात, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था। यूरोपियन जो संघ है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, आपस में संघ के देश, यूरोपियन यूनियन संघ के देश टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। टैक्स फ्री क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। टैक्स फ्री व्यापार करेंगे मेरे मित्रों, और एक दूसरे का सांस्कृतिक रूप से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से नैतिक रूप से आपस में सबका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो मेरे मित्रों यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन जो संघ है, ये 28 देशों का एक समूह है। इसकी पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। और इसका जो उद्देश्य है यूरोपियन संघ का, इसका उद्देश्य है आपस में संघ के देश एक तो टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। अगर ये 28 देश एक दूसरे के साथ में व्यापार करते हैं तो ये टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। एक दूसरे का सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे मेरे परम मित्रों। तीसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है, तीसरे अगर बिंदु की बात करें तो आक्रमण, युद्ध जैसी आपात स्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का क्या देंगे, साथ देंगे। ये यूरोपियन यूनियन जो है इसके उद्देश्य हैं। ये जो आपको मैंने बताए हैं ये यूरोपियन यूनियन के उद्देश्य है मेरे परम मित्रों, मेरे चांद और चांदनियों। तो ध्यान रखना, यूरोपियन जो संघ है इसमें वर्तमान में टोटल 28 देश है। और इन यूरोपियन संघ बनाने का जो उद्देश्य था, जिसमें इनने ये बोला कि हम 28 देश मिलकर अगर कोई व्यापार करते हैं किसी भी चीज का,
तो वो टैक्स फ्री होगा। हम एक दूसरे देश का सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उस देश का सहयोग करेंगे। और यदि हमारे 28 देशों के समूह के ऊपर किसी भी देश के साथ में अगर कोई हमारे पर आक्रमण होता है या हमारे किसी भी देश के साथ में युद्ध होता है या युद्ध जैसी कोई आपात स्थिति बनती है, तो हम उसका वचनबद्ध रूप से एक दूसरे का क्या देंगे, साथ देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब बात करें मेरे परम मित्रों कि यूरोपियन संघ की स्थापना कैसे हुई। यूरोपियन संघ जिसको बोलते हैं ईयू की स्थापना कैसे हुई, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो स्थापना जो है यूरोपियन यूनियन की, जो स्थापना है, तो स्थापना के पीछे दो संधियों का महत्वपूर्ण रोल है। दो संधियों का महत्वपूर्ण रोल है या भूमिका है, दो संधियों का महत्वपूर्ण रोल है मेरे मित्रों। यूरोपियन जो संघ है इसकी स्थापना के पीछे मेरे लाडलों दो संधियों का महत्वपूर्ण रोल है। दो संधियों के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और अगर मैं दो संधियों की बात करूं तो याद रखना, एक संधि इसमें आती है पेरिस संधि। एक संधि है इसमें पेरिस संधि। दो संधियों का महत्वपूर्ण रोल है। एक संधि इसमें जो है मेरे मित्रों पेरिस संधि है और दूसरी इसमें जो संधि है वो है रोम संधि। थोड़ी कहानी को सुनने का प्रयास करना। रोम संधि। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना में निम्न में से कौन सी दो संधियों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो आपको जवाब देना है, नंबर 1 इसमें पेरिस संधि है और नंबर 2 इसमें रोम संधि है। ये दोनों संधि इंपॉर्टेंट है और दोनों संधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो यूरोपियन संघ है, ईयू है, इसमें पेरिस संधि की अगर मैं चर्चा करूं तो मेरे लाडलों ये संधि 1951 में हुई थी, 1951 में हुई, 1951 में हुई। याद रखना है जो पेरिस संधि है ये कब हुई थी, 1951 में। ये आपको याद रखना है। और इस संधि के तहत यानी कि पेरिस संधि के तहत एक संघ बनाया गया था। यानी कि इस संधि के तहत 6 देशों का एक संघ बनाया गया था। संघ बनाया गया था। 6 देशों का एक संघ बनाया गया था और इस 6 देशों के संघ को जो नाम दिया गया मेरे मित्रों, वो नाम दिया गया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये आपको याद रखना है। ये नाम दिया गया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये नाम दिया गया ECSC। इस संघ का नाम ये रखा गया ECSC। क्या नाम है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब देखो इसी की चर्चा अपन करते हैं। यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है।
यूरोपियन कोल, कोल का मतलब कोयला, एंड स्टील कम्युनिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये 6 देशों का एक संघ है जो पेरिस संधि के तहत अस्तित्व में आया था 1951 में। ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें कुल देश कितने थे, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी में कुल देश कितने देशों का समूह है ये, तो आपको ध्यान रखना है 6 देशों का ये समूह है। कितने देशों का समूह है ये, 6 देशों का समूह है। और इस 6 देशों में 3 इसमें बड़े देश थे, 3 इसमें बड़े देश थे और 3 इसमें छोटे देश थे, छोटे देश। और ये टोटली यूरोपियन देश हैं। और 3 अगर मैं बड़े देशों की इसमें चर्चा करूं तो मेरे मित्रों याद रखना है, जो 3 बड़े देश थे इसमें वो जर्मनी, फ्रांस और इटली। आपको ध्यान रखना है वो कौन कौन से थे, जर्मनी, और ये संधि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, और इटली। ये इसमें 3 बड़े देश थे, जर्मनी, फ्रांस और इटली। इसमें ये 3 बड़े देश थे, समझ में आया ना। और छोटे देशों को याद रखना है, बेनीलैक्स, बेनीलैक्स। छोटे देशों की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट में इनको मैं क्या लिख सकता हूं, बेनीलैक्स। बेल्जियम, बेल्जियम, नीदरलैंड और लैक्स से बन गया लग्जमबर्ग। ये इसमें 3 छोटे देश थे जिनको हम बेनीलैक्स के नाम से जानते हैं। लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है। ये आपको याद रखना। क्लियर। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करना चाह रहा हूं, जो यूरोपियन यूनियन है इसके इतिहास की मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन का उदय कैसे हुआ। यूरोपियन यूनियन वर्तमान में 28 देशों का समूह है, जिसका प्रमुख कारण है मेरे परम मित्रों आर्थिक सहयोग, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग करना। आपस के देश टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, और कोई भी देश किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े करता है या कोई युद्ध की स्थिति बनती है, कोई आपात स्थिति बनती है, तो उस समय वो उनका साथ देंगे। और इसकी स्थापना यूरोपियन संघ या ईयू की स्थापना कैसे हुई, तो इस स्थापना में 2 संधियों का महत्वपूर्ण रोल है। एक पेरिस संधि है सबसे, और एक दूसरी है रोम संधि। सबसे पहले अब पेरिस संधि की चर्चा कर रहे हैं। पेरिस संधि 1951 में हुई थी, और इस संधि के तहत 6 देशों का एक संघ बनकर सामने आया था। 6 देशों का एक नया संघ बना था जिसका नाम था ECSC, यानी कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये इसका नाम था। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है मेरे परम मित्रों, ये आपको याद रखना है। ये मिटन गया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी, इसमें कुल 6 देश थे। 3 इसमें बड़े देश थे, 3 इसमें छोटे देश थे। जो बड़े देश हैं उनमें एक जर्मनी था, एक फ्रांस था, एक इटली था, और 3 इसमें छोटे देश थे जिसको हम बेनीलैक्स के नाम से जानते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये चीज यहां तक की उम्मीद करता हूं कि आपको टोटली समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब इस संधि का उद्देश्य क्या था, याद रखना। पेरिस संधि का उद्देश्य क्या था, पेरिस संधि का उद्देश्य, तो ध्यान रखना है पेरिस संधि का जो उद्देश्य था, तो संधि में साफ साफ लिखा हुआ है मेरे मित्रों, कोल एंड स्टील उद्योग का विकास करना। यानी कि समूह के देशों में, समूह के देशों में, देशों में कोल, कोयला एंड स्टील उद्योग का
विकास करना, विकास करना, ये इस संधि का प्रमुख उद्देश्य था। ये इस संधि का प्रमुख उद्देश्य था मेरे मित्रों। आपको ध्यान रखना है, जिन 6 देशों ने ये एक संघ बनाया था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, उसका उद्देश्य था कोल एवं स्टील उद्योग का विकास करना। ठीक है, और याद रखना ये संधि सफल हुई। ये संधि क्या होती है? सफल होती है। ये संधि क्या होती है? सफल होती है। ये संधि क्या हो गई? सफल। और इसकी सफलता के बाद में दूसरी संधि, सेकंड जो संधि होती है संधि, उसी संधि को हम रोम संधि के नाम से जानते हैं। उसी संधि को हम रोम संधि के नाम से जानते हैं। उसी संधि को हम किस संधि के नाम से जानते हैं? रोम संधि के नाम से जानते हैं मेरे परम मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पूरी दिमाग में बैठ गई होगी। दिमाग में छाप लो कि यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन जो संघ है, इसकी स्थापना कैसे होगी। अभी इतिहास चल रहा है, आने वाले अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, अच्छा इसकी स्थापना ऐसे हुई है मेरे चांद और चांदनी। ठीक है, शेयर जरूर करते रहना सेशन को यार, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड ले रहा हूं आपको, जिसमें आपको ऐसी फीलिंग आए कि गुरुजी हमारे सामने लाइव है। ठीक है, तो 2 संधियों का रोल, पेरिस संधि, रोम संधि। पेरिस संधि मैं अभी बता चुका और इसके बाद में रोम संधि हम बताने वाले हैं। पेरिस संधि 1951 में हुई थी। इस संधि के तहत 6 देशों का एक संघ बनाया गया था और उस संघ का नाम रखा गया था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। याद रखना है, इसमें कुल 6 देश थे, 3 बड़े और 3 छोटे। बड़े देशों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, और 3 छोटे देशों में बेनिलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग थे। पेरिस संधि का उद्देश्य था इन 6 देशों में कोल एंड स्टील उद्योग का विकास करना, और यह संधि सफल होती है और तभी इसके साथ में दूसरी संधि उदय होती है जिसको हम रोम संधि के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं मेरे परम भाई और बहनों रोम संधि की। अब अपन बात करेंगे रोम संधि। तो जो रोम संधि है ये इटली की राजधानी रोम में संपन्न हुई थी 1957 में। याद रखना है, ये संधि कब की है? 1957 में। 1957 में हुई। इटली की राजधानी रोम में हुई थी रोम संधि 1957 में। तो पूछा जा सकता है कि रोम संधि कब की है? 1957 की है मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर? चलो आगे। अब इसमें क्या किया गया? पेरिस संधि के 6 देश जिन्होंने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी नामक संघ बनाया था, उन्होंने एक नया और संघ बना लिया। एक नया संघ और बना लिया। याद रखना, पेरिस संधि के 6 देश जिन्होंने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी नामक संघ बनाया था, उन्होंने एक नया संघ और बना लिया। एक नया संघ और बना लिया, और इस नए संघ को, नया जो संघ बना, याद रखना नया संघ, इसको थोड़े अलग कलर से लिखूं। जो नया संघ बना, नया संघ, और नए संघ का इन्होंने जो नाम रख दिया, उसका नाम रखा यूरोपियन
इकोनॉमी कम्युनिटी, EEC, याद रखना EEC। EEC का नाम रख दिया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसको याद रखना, यूरोपियन फुल फॉर्म है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, या हिंदी में बोलेंगे यूरोपियन आर्थिक समुदाय, ये नाम रख दिया इसने। नया संघ बनाया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक नया संघ बना दिया तो दो संघ बन गए। पेरिस संधि के तहत तो बना था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, और रोम संधि के तहत नया संघ बन गया मेरे मित्रों यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें भी कितने देश थे? 6, यानी कि इसमें भी देश कितने थे? इसमें कितने देश थे? कुल देश इसमें भी कुल देशों की संख्या कितनी थी? 6। और 6 देश कौन से हैं? ये वाले इसमें 6 देश थे। ये 3 इसमें बड़े थे और 3 इसमें छोटे। वही देश थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो याद रखना है मेरे परम मित्रों, आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। रोम संधि की अपन चर्चा करें तो ये संधि 1957 में हुई थी, और पेरिस संधि के 6 देश जिन्होंने यूरोपियन कोल स्टील एंड कम्युनिटी नामक संघ बनाया था, उन्होंने एक नया संघ और बना दिया, और इस नए संघ का नाम रख दिया इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय। और इसमें भी देशों की संख्या कितनी थी? 6। और ये 6 देश वही हैं जो आपके यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी वाले थे। अब भाई साहब क्या होता है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है इसका विस्तार होता है, और 1973 में इसमें 3 देश और शामिल होते हैं, जो आपके ये है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1973 में 3 देश शामिल होते हैं। 3 देश इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। 3 देश इसमें और शामिल कर लिए। पहले इसमें 6 ही थे, अब 3 नए देश इसमें और जुड़ गए, यूके, आयरलैंड, डेनमार्क। याद रखना है मेरे मित्रों, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और आयरलैंड। ये 3 देश इसमें और जुड़ चुके। तो अब उसमें कितने देश हो गए? 9 देश हो गए, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में टोटल देश कितने हो गए? 9। और 9 देश कैसे हुए? 6 तो इसमें ये देश थे, और 3 देश इसमें और शामिल हो गए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और आयरलैंड। अब संख्या कितनी हो चुकी है? टोटल 9 हो चुकी है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब भाई साहब क्या होता है आगे? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का पुनः विस्तार। अब यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है इसका पुनः विस्तार होता है, और इसका पुनः विस्तार मेरे परम मित्रों 1981 से 1986 के बीच में होता है। इसका जो पुनः विस्तार हुआ ये ध्यान रखना है, 1981 से 1986 के मध्य। और इसमें क्या होता है? इसमें 3 नए देश और शामिल कर लिए जाते हैं। 3 नए देश और शामिल हो गए। 3 नए देश और शामिल हो गए।
तो 3 नए देश इसमें और शामिल हो गए, तो 6 + 3 पहले हुए 9 और 3 ये शामिल होने से इसमें संख्या कितनी हो गई है 12। और ये जो 3 देश और शामिल होते हैं, पुर्तगाल, स्पेन और यूनान, ये 3 देश हैं इसमें, पुर्तगाल, स्पेन और यूनान, ये सब यूरोपियन देश है। तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई इसमें, टोटल पहले इसमें थे 6 देश, कौन से थे 6 देश, कौन से थे इसमें, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी वाले, बाद में इसमें जुड़ गए 3 और देश, और फिर बाद में इसमें जुड़ गए 3 और देश, और अब टोटल संख्या कितनी हो गई 12। अब टोटल संख्या कितनी हो चुकी है 12। तो मेरे परम मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी का जो तीसरा विस्तार हुआ 1981 से 1986 के बीच में हुआ था, जिसमें देशों की संख्या कितनी हो गई थी 12 हो गई थी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब भाई साहब क्या होता है, ये संघ जो पीछे हमने चर्चा करी, इसकी जो चर्चा करी अपन ने, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये संघ छोटा हो गया और ये संघ बड़ा हो गया। यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी, ये संघ बड़ा हो गया क्योंकि देशों की संख्या इसमें बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल देशों की संख्या कितनी हो चुकी है 12। अब मेरे लाडलो, यहां पे अब एक नया काम होता है, नया काम, यानी कि अब जो ये संघ था, आपको याद, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, और एक संघ कौन सा था इसमें, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब ये संघ चलेगा, इसमें क्या होता है मेरे परम मित्रों, जो ये संघ बना था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि होती है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण संधि। इसमें एक और नई महत्वपूर्ण संधि होती है, और उस संधि को हम मैस्ट्रिच संधि के नाम से जानते हैं। उसको बोलते हैं मैस्ट्रिच संधि के नाम से। नीदरलैंड की राजधानी में होती है मैस्ट्रिच संधि, और ये कहां होती है, नीदरलैंड की राजधानी में, नीदरलैंड में, ये नीदरलैंड की राजधानी है, मैस्ट्रिच संधि। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन की सबसे महत्वपूर्ण संधि कौन सी है। यूरोपियन यूनियन की सबसे महत्वपूर्ण संधि है मैस्ट्रिच संधि। और भाई साहब, आपके नेट के एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, नेट एग्जाम 2016 में ये सवाल बन चुका है, नेट एग्जाम 2016 में ये सवाल बन चुका है। और क्या नाम है संधि का, मैस्ट्रिच संधि। कहां हुई थी, नीदरलैंड में। क्यों, क्योंकि ये संधि यूरोपियन यूनियन की सबसे महत्वपूर्ण संधि होने वाली है, ये को याद रखना है। और ये जो संधि है, ये संधि कब हुई थी, ये संधि 1991 में हुई थी, 1991 में हुई। याद रखना है, ये संधि कब हुई थी, 1991 में हुई थी। और मेरे परम मित्रों, इसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। इस संधि के तहत, इस संधि के तहत 2 महत्वपूर्ण फैसले, 2 महत्वपूर्ण क्या होते हैं फैसले, 2 महत्वपूर्ण फैसले। अब 2 महत्वपूर्ण फैसले कौन से हैं, 2 महत्वपूर्ण फैसले कौन से हैं, इनकी अपन चर्चा करेंगे मेरे लाडलों, कि इस संधि के 2 महत्वपूर्ण फैसले कौन से हैं। तो इनकी अपन चर्चा करेंगे। 2 महत्वपूर्ण फैसले। नंबर 1, 2 महत्वपूर्ण फैसले। अब भाई साहब, ये 2 महत्वपूर्ण फैसले जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ, नंबर 1, यानी कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक
कम्युनिटी है, यानी कि यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी का नाम बदलकर नया नाम यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। पहला फैसला। अब देखो इसका नाम क्या कर दिया मेरे लाडलों, इसका नाम अब कर दिया यूरोपियन यूनियन। इसका नाम क्या कर दिया, यूरोपियन यूनियन। याद रखना है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो संघ बना था, पीछे मैंने जो आपको बताया था 6 देश थे, बाद में 3 और शामिल हुए और फिर 3 शामिल हुए, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। क्लियर। दूसरा फैसला क्या था इसका, कि अब यूरोपियन यूनियन की एक ही मुद्रा होगी, जिसे जो यूरो होगी। अब मुद्रा भी एक ही कर दी इन्होंने, कि हम सभी देश एक ही मुद्रा को अपनाएंगे। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो एक ही मुद्रा को अपनाएंगे, और उस मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। याद रखना है, उस मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। तो ये दो महत्वपूर्ण फैसले हुए। पहला महत्वपूर्ण फैसला, यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला, यूरोपियन यूनियन के देशों की अब एक ही मुद्रा होगी। तो यूरोपियन यूनियन में अभी तक टोटल कितने देश चल रहे थे, टोटल कंट्री कितने थे, 12। टोटल कंट्री कितने थे, 12। 6 + 3 + 3, समझ में है ना। और ये देश जो है ये कौन सी मुद्रा चलाएंगे, यूरो मुद्रा चलाएंगे। एक ही मुद्रा होगी, अलग अलग मुद्रा नहीं होगी, यूरो मुद्रा होगी। दोनों फैसले अब होंगे लागू। ये दोनों फैसले ये दोनों फैसले ये जो दोनों फैसले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1993 को क्या होते हैं, लागू। 1 नवंबर 1993 को क्या होते हैं, लागू। 1 नवंबर 1993 को लागू, क्योंकि 1 नवंबर 1993 को अब एक नया संघ बन गया, यूरोपियन यूनियन। तो अब मेरे मित्रों याद रखना है, इसलिए 1 नवंबर को यूरोपियन यूनियन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूरोपियन यूनियन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद कर लेना, 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1993 को ये दो फैसले लागू हुए थे, और इसी दिन से यूरोपियन यूनियन जो संघ है ये अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, इसलिए 1 नवंबर को यूरोपियन यूनियन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यूरोपियन यूनियन जो है इसके पूर्ववर्ती संघ कौन से हैं, पूर्ववर्ती संघ कौन से हैं संघ। तो याद रखना, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, और दूसरा संघ कौन सा था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इन दोनों संघों को मिलाकर एक जो नया संघ बनाया गया था, उसी संघ का नाम रखा गया था
यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। तो ये स्थापना इसकी समझ में आ गई होगी कि इसकी स्थापना कैसे हुई है। क्लियर है, इसकी स्थापना कैसे हुई है। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन आ गया। अब क्या होता है यूरोपियन यूनियन में 1995 में 3 और देश शामिल, 3 और देश शामिल, 3 और देश शामिल हो गए इसमें। 1995 में 3 नए देश इसमें और जुड़ गए, और 3 नए देश ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन। कौन कौन से थे? एक था ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, और एक था इसमें स्वीडन। अब टोटल देश कितने हो गए इसमें? टोटल देश सबसे पहले 6, फिर 3 और जुड़े, फिर 3 और जुड़े 12, और 3 और जुड़ गए। टोटल देश कितने हो गए? 15। टोटल देश कितने हो गए? 15। याद रखना है। अब वर्तमान में टोटल देश कितने हो गए इसमें? 15। वर्तमान में 28 है, तो 28 तक पहुंचेंगे अपन। तो याद रखना 3 देश जो लास्ट में शामिल हुए थे वो कौन कौन से हैं इसमें? एक ऑस्ट्रिया है, एक फिनलैंड है, और एक आपका स्वीडन है। क्लियर है क्या भाई साहब? अब आगे क्या होता है? वर्ष 2004 में यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा विस्तार होता है। सबसे बड़ा विस्तार, सबसे बड़ा विस्तार। नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्योग्राफी में। आपको याद कर लेना है मेरे परम मित्रों कि यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा विस्तार कौन से वर्ष में हुआ था। प्रश्न पूछा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा विस्तार कौन से वर्ष में हुआ था। तो यूरोपियन यूनियन में सबसे जो बड़ा विस्तार हुआ था वो वर्ष 2004 में हुआ था। वो कब हुआ था? वर्ष 2004 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दिया मैंने। आपसे पूछेगा कि यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा विस्तार कौन से वर्ष हुआ था, तो इसमें विस्तार हुआ था मेरे परम मित्रों 2004 में। अब कैसे कैसे कैसे? तो कैसे का मतलब ये है कि पहले कुल देश 2004 से पहले कुल देश इसमें कितने थे? 15। और भाई साहब वर्ष 2004 में 10 नए देश शामिल, 10 नए देश इसमें क्या होते हैं? शामिल। 10 नए देश और शामिल होते हैं। और अब टोटल इन दोनों को मिलाकर टोटल देश यूरोपियन यूनियन में कितने हो चुके हैं? अब आ गए 25। टोटल देश कितने हो चुके हैं? 25। तो याद रखना है मेरे मित्रों, टोटल देश कितने हो गए हैं? 25। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 10 देश कौन से थे? ये 10 देश, ये 10 देश सोवियत संघ से पृथक होने वाले देश थे। होने वाले देश थे। अब आपको पता होगा मेरे मित्रों, सोवियत संघ जो है इसका 1992 में इसका विघटन हो गया था, और विघटन होकर एक 15 देश ने नया समूह बना लिया था। समझ में आया ना? तो सोवियत संघ से जो देश अलग हुए थे, सोवियत संघ, याद रखना है 1991-92 में इसका क्या हो गया था? विघटन। इसका क्या हो गया था? विघटन।
और इसमें जो सबसे पहले जो देश अलग हुआ वो कौन सा था? रूस, फिर यूक्रेन, जॉर्जिया, माल्डोवा, माल्डोवा, लाटविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, एस्टोनिया, अजरबैजान और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे देश ये सोवियत संघ से पृथक होकर किस में आ गए मेरे मित्रों? किस में आ गए? यूरोपियन यूनियन में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 देशों का समूह था ये। समझ में है ना? तो ये देश जो थे इसमें सोवियत संघ से पृथक होने वाले ये सारे देश इसके भाग बन गए। ठीक है ना मेरे मित्रों? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, माल्डोवा, तुर्किस्तान और कजाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। तो अब टोटल देशों की संख्या कितनी हो चुकी है इसमें? 25। 10 देश इसके थे। इनमें से वो कौन सा देश है जो इसका पार्ट नहीं था? तो अजरबैजान। काट दिया मैंने, ये सोवियत संघ का पार्ट था लेकिन इसमें नहीं था। ठीक है, अजरबैजान कब इसमें शामिल होगा उसकी अपन चर्चा करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब बात करेंगे आगे। जनवरी 2007 में, जनवरी 2007 में यूरोपियन यूनियन में 2 नए देश शामिल। 2 नए देश शामिल, 2 नए देश शामिल। और जो 2 नए देश थे वो कौन कौन से थे इसमें? तो एक तो था बुल्गारिया। एक देश कौन सा था इसमें? बुल्गारिया। जो इससे अलग हुए थे जनवरी 2007 में, ईयू में एक नया देश इसमें शामिल होता है बुल्गारिया, और एक था इसमें रोमानिया। रोमानिया ये सोवियत संघ वाले नहीं है, ये पूर्वी यूरोप के देश हैं। पूर्वी यूरोप के देश हैं, पूर्वी यूरोप के देश हैं। दोनों पूर्वी यूरोप के देश हैं। और इन दोनों के शामिल होने से टोटल देश, टोटल देश कितने हो गए? 25 + 2 बराबर 27। 25 + 2 बराबर 27। अब टोटल देशों की संख्या कितनी हो चुकी? 27 हो चुकी है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनवरी 2007 में यूरोपियन यूनियन में 2 नए देश शामिल होते हैं, जिसमें से एक बुल्गारिया है, एक रोमानिया है। बुल्गारिया, रोमानिया पूर्वी यूरोप के देश हैं। टोटल देशों की संख्या अब हो गई 27। 1 जुलाई 2013, अब ध्यान रखना है मेरे लाडलों, क्या होता है? 1 जुलाई 2013 में यूरोपियन यूनियन में एक नया देश शामिल, एक नया देश शामिल। और वो एक नया देश कौन सा था? क्रोएशिया। कौन सा था? क्रोएशिया। नया देश शामिल होने वाला कौन सा था? क्रोएशिया। अब टोटल संख्या, टोटल संख्या, अब टोटल संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए? 27 + 1 बराबर 28। 28। अब ये भी पूछा जाता है यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला, शामिल होने वाला अंतिम देश, अंतिम
देश। तो अंतिम देश कौन सा है? क्रोएशिया, याद रखना है। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला जो अंतिम देश है वो कौन सा है? क्रोएशिया। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है मेरे परम मित्रों? उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा समझ में आया होगा। क्लियर है? तो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला जो अंतिम देश है वो कौन सा है? क्रोएशिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन तुरंत। जस्ट इसके बाद 1 मिनट इसको देखते हैं। पूरी रामायण आपको समझ में आ गई होगी। ये यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन हिंदी में इसको बोलेंगे संघ। वर्तमान में कुल देश 28 हैं जिनकी मैं चर्चा कर चुका। इसका उद्देश्य है जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो आपस में एक तो टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, एक दूसरे का सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सहयोग करेंगे मेरे परम मित्रों। दूसरी बात, आक्रमण, युद्ध जैसी आपात स्थिति में ये एक दूसरे का क्या देंगे? साथ देंगे मेरे दोस्तों। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कैसे होती है? तो स्थापना के पीछे 2 संधियों का महत्वपूर्ण रोल है, पेरिस संधि, रोम संधि। और पेरिस संधि की बात करूं तो यह संधि 1951 में हुई थी। इस संधि के तहत 6 देशों का एक संघ बनाया गया था जिसे यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी कहते हैं। दूसरी संधि रोम संधि थी, यह संधि 1957 में हुई थी। पेरिस संधि के 6 देश जिन्होंने यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी नामक कम्युनिटी नामक संघ बनाया था, उन्होंने एक नया संघ और बना लिया और उस नए संघ का नाम यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी रखा गया था। और इसमें टोटल 6 देश ये थे, 3 बड़े 3 छोटे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। 1973 में 3 देश शामिल होते हैं, यूके, डेनमार्क, आयरलैंड। तब इसकी संख्या हो जाती है 9। तब संख्या कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। और इसका पुनः विस्तार 1981 से 86 के बीच में होता है। 3 देश इसमें और शामिल होते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, यूनान। टोटल देशों की संख्या 12। उद्देश्य क्या था? समूह के देशों में कोल स्टील उद्योग का विकास करना। ये सफल होती है तब रोम संधि होती है। और यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण संधि मैस्ट्रिच संधि मानी जाती है जो नीदरलैंड में हुई थी। और ये संधि 1991 में हुई थी। इस संधि के तहत 2 महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। पहला महत्वपूर्ण फैसला कि यूरोपियन जो आपके इकोनॉमिकल कम्युनिटी है उसका नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया जाए और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो होनी चाहिए। ये दोनों फैसले 1 नवंबर 1993 को लागू होते हैं। इसीलिए 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यूरोपियन यूनियन के पूर्ववर्ती संघ ये थे जो खत्म हो जाते हैं और एक नया संघ रह जाता है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 1995 में 3 और देश शामिल होते हैं। टोटल देश 15 हो जाते हैं। 3 देश ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन है। वर्ष 2004 में यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा विस्तार होता है। कैसे? कि पहले कुल देश 15 थे और 10 और शामिल होते हैं। टोटल देशों की संख्या 25 हो जाती है और ये 10 देश सोवियत संघ से पृथक होने वाले थे। ठीक है, सोवियत संघ से पृथक होने वाले थे मेरे परम मित्रों। ध्यान रखना है, जनवरी 2007 में यूरोपियन यूनियन में 3 नए देश शामिल होते हैं, बुल्गारिया, रोमानिया। ये पूर्वी यूरोप के देश है। टोटल संख्या हो गई 27। ठीक है, 1 जुलाई 2013 में यूरोपियन यूनियन में एक नया देश शामिल होता है जिसका नाम है क्रोएशिया। टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई? 27 + 1 = 28। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला अंतिम देश पूछता है एग्जाम में, वो अंतिम देश कौन सा है? क्रोएशिया। आपको याद रखना है, ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उम्मीद करता हूं कि इसी उम्मीद के साथ में आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अब देखते हैं आगे। जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो है, इसे आज विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ मॉडल माना जाता है। श्रेष्ठ
मॉडल माना जाता है, श्रेष्ठ मॉडल माना जाता है। और इसे श्रेष्ठ मॉडल क्यों माना जाता है? ग्लोबलाइजेशन के कारण, यानी कि भूमंडलीकरण के कारण, भूमंडलीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडली के कारण आज इसे दुनिया का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ मॉडल माना जाता है। ये आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ मॉडल जो है वो क्यों माना जाता है मेरे मित्रों? तो आपको याद रखना है ये मॉडल इसलिए माना जाता है श्रेष्ठ मॉडल, क्यों? भूमंडलीयकरण के कारण। अब भूमंडलीयकरण, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीयकरण को आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया था? कौन कौन सी चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया था? स्वतंत्रता पर, उदारता पर, एलपीजी मॉडल था ना ये, एलपीजी, एलपीजी समझ में है ना? लिबरेशन, और आपकी लिबरेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, और एक प्राइवेटेशन है, और भूमंडलीयकरण, भूमंडलीयकरण, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्रता पर, उदारता पर, और भूमंडलीयकरण पर। तो ये भूमंडलीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है। स्वतंत्रता का मतलब, अगर इसमें आपको कोल एंड स्टील प्लांट के लिए क्या दी गई? स्वतंत्रता। कोल एंड स्टील प्लांट लगाने के लिए स्वतंत्रता दी गई। कोल एंड स्टील प्लांट लगाने के लिए जो नियम थे उनमें उदारता बरती गई। कोल एंड स्टील प्लांटों को अन्य देशों के कोल एंड स्टील प्लांटों से जोड़ा गया। याद रखना है, जो आपके कोल एंड स्टील प्लांट, सबसे पहले मैंने इसका उद्देश्य आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य क्या है? आपस के देश जो हैं, यानी कि कोल एंड स्टील प्लांट जो है उनको बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। समझ में है ना? तो इसमें क्या किया गया कि कोल एंड स्टील प्लांट ओपन करने के लिए सभी को स्वतंत्रता दी गई, कोई भी कर सकता है। और कोल एंड स्टील प्लांट लगाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनमें उदारता बरती गई। तीसरा, कोल एंड स्टील प्लांट्स को अन्य देशों के कोल एंड स्टील प्लांट से जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है। अभी यूरोपियन यूनियन आपकी समाप्त नहीं हुई है, इसके पाठ और हैं जिनको हम अगली कक्षा में पूरा करने का प्रयास करेंगे मेरे परम मित्रों। ठीक है ना? तो मेरे लाडलों, आज के लिए आपका विशेष ऑफर है, क्योंकि आज है आपकी 28 अप्रैल, और 28 अप्रैल को क्या खास है अनअकैडमी पर? खास ये है कि अभी आपको 20% का डिस्काउंट कोड से मिल रहा है, और 10% का ऑफ आपको आपके जो कॉइन्स हैं उनसे मिल जाता है। तो भाई साहब, टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट है? 30%। यदि कोई मेरा भाई और बहन, कोई भी चांद और चांदनी अनअकैडमी पर कोई भी प्लस कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो कोड है वो कोड अप्लाई करें, राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर, राजेंद्र 10। तो मेरे मित्रों, इस कोड को अप्लाई करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको सीधा सीधा प्लस कोर्स में जो फीस है उसमें 10% का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की बात अगली क्लास में अपन इसकी करने वाले हैं मेरे परम मित्रों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और क्लास में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। और इसकी जो पीडीएफ है आप नोट्स बना लो, हाथ से लिख के मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना? हाथ से लिख के मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।